2025 को आरएसएस को 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो 97 साल के इतिहास में किसी संगठन ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करने के लिए मोर्चा लेकर जाने के बारे में किसी ने सोचा था कि जो दिल्ली में सरकार चलाने वाले लोग हैं उसके माई बाप तो नागपुर में रहते हैं, बच्चों के मोर्चा लेकर जाने का उनके बाप को पकड़ना चाहिए। बच्चों का बंदोबस्त अपने आप हो जाएगा कि केवल एससी एसटी के लोगों को ही इकट्ठा करने से देश में परिवर्तन करने का जो काम है वो होने वाला नहीं। राज्य का होम मिनिस्टर फडणवीस तो नागपुर में हमारे आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए खुद होम मिनिस्टर नागपुर में था। तो एक तो इसके दो बड़े एजेंडे हैं, एक तो 24, 25, 26, 27, 28 को जो नेशनल कन्वेंशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 1-2 दिन में उसकी जगह फाइनल हो जाएगी। तो ये एक एजेंडा है तैयारी का। दूसरा एजेंडा है जो 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जो विशाल मोर्चा हम लोग लेकर गए, उस संबंध में कुछ जानकारी आप लोगों को इस मीटिंग के द्वारा देना जरूरी है। तो साथियों, 6 अक्टूबर को 45,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। 2 लाख लोग नागपुर की सड़कों पर थे और नागपुर से 200 किलोमीटर दूर तक, यानी जितने रोड नागपुर में आ रहे थे, नागपुर को कनेक्टेड थे, वो सारे रोड पर 200 किलोमीटर तक हमारी गाड़ियों को रोका गया। तो इससे ये बात हमारे नोटिस में आई, जानकारी में आई कि लगभग 1 लाख लोग सड़कों पर 200 किलोमीटर तक रोके गए। तो ये इस तरह का या इतना बड़ा आंदोलन हमारे आंदोलनों के इतिहास में ये पहली बार हुआ, और वो भी आरएसएस के हेडक्वार्टर को प्रोटेस्ट करने के लिए जाने वाला ये मोर्चा था। आज तक आरएसएस को बनकर 97 साल हो गए। अभी 2025 को आरएसएस को 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो 97 साल के इतिहास में किसी संगठन ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करने के लिए मोर्चा लेकर जाने के बारे में किसी ने सोचा करने की बात तो बहुत दूर की है। ये करना एक बड़ी बात होती है, मगर इस तरह का विचार भी किसी के दिमाग में नहीं है। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं। संगठनाएं बहुत है, मगर किसी संगठन के चलाने वाले लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं, ऐसा किया भी नहीं। करना बहुत बड़ी बात होती है, मगर हमने सोचा भी और करके भी दिखाया। तो इतना बड़ा आंदोलन करने की बड़ी वजह ये थी कि रोहतक में जो डीएनए कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की थी, उस कॉन्फ्रेंस को हरियाणा की सरकार ने गुंडागर्दी करने वाले जो लोग हैं उनको साथ सहयोग करके होने नहीं दिया। जबकि कोई भी सरकार संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाती, कोई भी पार्टी और कोई भी मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाते, तभी बना सकते हैं। मगर इस सरकार ने संविधान की शपथ लेकर
कि हम संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे, ऐसा शपथ ली हुई जो सरकार है, उस सरकार ने संविधान के विरोध में आर्टिकल 19 के तहत हम जो कार्यक्रम कर रहे थे उसका उन्होंने उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन किया। और संविधान का उल्लंघन करने की वजह से हमने उस कार्यक्रम को फिर भी हमने दिल्ली में जाकर के किया। और दिल्ली में जब कार्यक्रम किया तो वहां हमने अनाउंस किया कि हम नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां पर मोर्चा लेकर जाएंगे, प्रोटेस्ट मार्च करके जाएंगे। क्यों? कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि मोर्चा तो संसद पर लेके जाना चाहिए, केंद्र सरकार दिल्ली में है वहां लेकर जाना चाहिए। तो हमने कहा कि जो दिल्ली में सरकार चलाने वाले लोग हैं उसके माई बाप तो नागपुर में रहते हैं, बच्चों के विरोध में मोर्चा लेकर जाने का उनके बाप को पकड़ना चाहिए, बच्चों का बंदोबस्त अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये मोर्चा जो है वो नागपुर में जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां लेकर, तो इतना बड़ा मोर्चा जो है जब हम लेकर गए तो ये कोई यकायक होने वाली घटना नहीं थी। ये यकायक इतने बड़े पैमाने पर लोग गए, ये कोई यकायक होने वाली घटना नहीं थी। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही हो तब से मैं बामसेव का काम था। और आज मेरी उम्र 65 साल 21 नवंबर को 65 साल मेरे पूरे हो गए। तो 18 साल 3-4 महीने की उम्र को अगर निकाल दिया जाए तो ये 46 साल से लेकर 9 महीने कितने होते हैं? 46 प्लस 9 महीने का समय हो रहा है। तब से मैं इस समाज की संगठित शक्ति निर्माण करने का कार्य कर रहा हूं। जब मैं शुरू में इस काम को, क्योंकि ये बताया जाना जरूरी है आप लोगों को, जब शुरू में हम काम कर रहे थे, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिलिंद कॉलेज बनाया गया, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ कॉलेज, और वहां मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पढ़ने के अलावा बहुत कुछ और पढ़ाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का कॉलेज है तो केवल सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, और भी बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती है, जिसकी बदौलत आज हम लोग आंदोलन में यहाँ तक इस बात को लेकर। तो जब हम शुरू में जब काम शुरू किया तो इस आंदोलन की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो दीना बाना, आपने दीना बाना जी को शायद नहीं देखा होगा या कुछ लोगों ने, सीनियर लोगों ने देखा होगा। दीना बाना जी राजस्थान के सफाई कर्मी, डिफेंस में वहां काम करते, पुणे के, राजस्थान के रहने वाले राजस्थान के थे, और सफाई कर्मी के तौर पर वो डिफेंस में वहां पुणे में काम करते थे। मार्शल दीना बाना जी थे, वो मार्शल थे। मार्शल तो पंजाब के लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ, पंजाब के भी फौज में मार्शल का ज्यादा डीए में शामिल है। तो वो मार्शल किस्म के थे, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, मैट्रिक भी पास नहीं थे, 7वीं 8वीं फेल थे। तो उन्होंने SC/ST वेलफेयर एम्प्लॉइज एसोसिएशन की स्थापना की। उनसे और पढ़े लिखे बहुत लोग, उन्होंने नहीं स्थापन किया, वो दीना बाना जी ने स्थापन किया। और स्थापन करने के बाद में
उनके SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जो दूसरे कर्मचारी SC/ST के थे, वो ग्रेजुएट थे, वो उसके मेंबर थे, उसमें दूसरे नंबर पर काम करने वाले मेंबर थे, DK का। तो उसके बाद में कुछ दिन के बाद में उन लोगों को पता चला कि पंजाब से कोई कांशीराम जी जो है वो वहां देहरादून से वहां नौकरी करने गया। आए तो उनको मालूम हो गया, क्योंकि खापर्डे साहब जिस सेक्शन में थे उसी सेक्शन में वो ऑफिसर थे कांशीराम जी। तो खापर्डे साहब ने हीना भाना जी को बताया कि हमारे ही शेड्यूल कास्ट के ही हैं। तो इस तरह से साथियों, दीना भाना जी ने बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन को लेकर एक संघर्ष शुरू हो गया। वो जो जनरल मैनेजर था तमिलनाडु का ब्राह्मण, ये अनुसूचित जाति के अध्यक्ष होने की वजह से उन्होंने, जनरल मैनेजर ने डिमांड किया जनरल मैनेजर को कि बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मदिन की छुट्टी हमारे डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। तो जनरल मैनेजर ने बाबा साहब का नाम लेकर गाली दिया, तो बहुत गुस्सा आया दीना भाना जी, और उसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। जो आंदोलन शुरू कर दिया तो दीना भाना जी को उन्होंने सस्पेंड, तो सस्पेंशन का जो लेटर दिया उसका जवाब DK खापर्डे ने अंग्रेजी में लिख कर दिया। जनरल मैनेजर को लगा कि ये तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है दीना भाना जी, तो अंग्रेजी में कैसे जवाब दे सकते हैं। तो पता किया कि कौन आदमी है लिख कर देने वाला, तो पता चला कि DK खापर्डे, तो उसने DK खापर्डे को भी सस्पेंड किया। अब ये दोनों सस्पेंड हो गए। दोनों सस्पेंड होने के बाद फिर ये दोनों मिलकर गार्डन में मीटिंग किया, क्योंकि उससे नए लोग 65 और 70 के दरमियान की बात थी। तो उस समय हमारे लोग जो है धीरे धीरे डिपार्टमेंट में आने लगे। तो किसी संगठन का कोई दफ्तर या कोई ऑफिस नहीं हुआ करता था, तो गार्डन में जाकर उन्होंने मीटिंग की। गार्डन में मीटिंग करने के बाद ये तय हुआ कि 10-12 लोग जो है उसका डेलीगेशन जो है लेकर काशीराम जी को मिलने के लिए जाए। काशीराम जी को मिलने के लिए तो काशीराम जी के सामने उन्होंने बात की, समझाने का प्रयास किया, तो काशीराम जी ने इनको भगा दिया। तो भगा दिया तो ये लोग दोबारा आके फिर ग्राउंड में बैठे। ग्राउंड में बैठे तो ये तय हुआ कि दोबारा काशीराम जी को मिलना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि आपने हमारी बात पूरी तरह से सुने बगैर ही हमको क्यों भगाया। ये पूछने के लिए जाना, वो 11 लोगों का डेलीगेशन दोबारा उनको मिलने के लिए गया और काशीराम जी ने पूछा दोबारा क्यों आए। कहा कि ये पूछने के लिए आए हैं कि आपने हमें क्यों भगाया। तो काशीराम जी ने उनको जवाब दिया कि आप पहले दिन जब आए थे तो आप कह रहे थे कि आप हमारे इस आंदोलन में शामिल हुई और आंदोलन करने का काम करिए। तो जब मैं यह आंदोलन कर देता तो करने के बाद आप लोग भागने वाले ही थे। मैं जब आंदोलन शुरू कर देता, करने के बाद आप भागने वाले ही थे। तो मैंने सोचा कल आप लोग भागने वाले हो तो आज ही क्यों न भगा दो, इसलिए मैंने आप लोगों को भगाया। तो दीना भाना ने उनसे जवाब दिया, हम लोग भागने वाले लोग नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, ये डरने वाले लोग नहीं है। अच्छा, काशीराम जी का अच्छा क्या है कि आप भागने वाले नहीं हो, फिर तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ, मेरी एक शर्त है। दीना भाना जी ने पूछा क्या शर्त है? कि आज जब ऑफिस में जाओगे तो जो जनरल मैनेजर है तमिलनाडु का ब्राह्मण, वो जिस कैबिन में बैठता है उसके 2 दरवाजे, तो तुम 2 लोग हो, DK खापर्डे दीना भाना 2 दरवाजे पे खड़े रहना, मैं अंदर जाऊँ। तो दीना भाना जी ने पूछा भी मिलने के लिए जाने के लिए 2 आदमी दरवाजे पे खड़े रहने की क्या जरूरत, ऐसे ही जा सकते हैं?
जब मैं अंदर जाऊंगा तो तीसरा कोई आदमी आना नहीं चाहिए, भाई और जनरल मैनेजर ही है। तो जनरल मैनेजर को काशीराम जी ने पूछा भाई इनको सस्पेंड क्यों किया, तो इसमें गर्मागर्मी हो गई। जनरल मैनेजर के साथ में काशीराम जी जब गर्मागर्मी हो गई तो काशीराम जी ने वो जनरल मैनेजर के बाल पकड़े, यहाँ से बाल पकड़े, जो ब्राह्मण था उसके बाल पकड़े यहाँ से, और जो टेबल बड़ा लंबा टेबल था कांच वाला, तो उसके ऊपर वो ऐसे उसको कांच पे मार उसकी नाक और मुंह को ऐसे मारने लगे, तो जल्दी ही उसके नाक से खून निकले। तो दीना बाना ये देखा तो उसके नाक से खून निकल रहा है, तो वो दौड़ते हुए खबरडे साहब के पास गए, अरे वो मारते खत्म कर दे, बचाना। दोनों लोग जो है दौड़ के काशीराम जी को पकड़ा और पकड़कर उसको बाहर के लेके आए। तो जनरल मैनेजर का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये दोनों ने मुझे बचाया, तो दूसरे ये दोनों को उन्होंने रिवोक कर दिया, चलो तुम लोगों को बचा, तुमने जान बचाने का काम किया, तो इनको दोनों को रिवोक कर दिया और काशीराम जी को सस्पेंड थे वो तो वह एक ही है। उसके बाद में क्या हुआ कि काशीराम जी के आंदोलन में काम तो था नहीं, 75% सैलरी मिलती थी और काम करना नहीं पड़ता था, तो उसी में फिर वो लोग जो काम करने लगे। और जब वो सस्पेंशन से रिवोक कर दिया तो जनरल मैनेजर ने क्या किया कि ये 3 लोग प्रमुख है, उसका जो प्रेसिडेंट है दीना बाना, ये समस्या की जड़ है, इसलिए उसने जनरल मैनेजर ने दीना बाने जी का ट्रांसफर पूना से दिल्ली कर। तो दिल्ली जाने के पहले दीना बाना जी ने वो SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष काशीराम जी को बनाकर लेटर निकालकर वो दिल्ली गए। तो काशीराम जी को प्रेसिडेंट बनाया, दीना बाना जी दिल्ली में ट्रांसफर हो गए। वो काशीराम जी फिर उसको देखने के बाद कुछ साल देखने के बाद में काशीराम जी ने खापड़े को पूछा कि खापड़े तुम बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो कि बाबा साहब ने कोई किताब लिखी है क्या? चलो एक आध किताब जो है मुझे लाकर दे। तो खापड़े साहब ने एक किताब जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब की, वो काशीराम जी को पढ़ने के लिए रात में 9 बजे जाकर दे दी। तो दूसरे दिन जब मिलने के लिए काशीराम जी को गए खापड़े साहब, तो वो किताब पढ़े रहे। तो खापड़े साहब ने काशीराम जी को पूछा कि ये आप सवेरे पढ़ रहे? मैंने तो रात में दिया था। रात से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, और ये 1 बार पढ़ने के बाद मेरी नींद जो है उड़ गई है, और मेरे को नींद नहीं आ रही, तो लगातार मैं ये कई बार पढ़ चुका हूँ, और ये किताब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिंदगी में कुछ करने के लिए मकसद चाहिए, वो मकसद इस किताब को पढ़ने के बाद। अब मैं 3 बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसा काशीराम जी ने खापड़े साहब को कहा। 3 बात। पहली बात तो मैं अब घर में नहीं, संकल्प करता हूँ कि आज से मैं घर नहीं जाऊंगा। दूसरा, मेरा एंगेजमेंट हो गया है, वो एंगेजमेंट को मैं तोड़ देता हूँ। और तीसरा संकल्प है मेरा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई अपने नाम पर प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा। ऐसे 3 संकल्प लेकर खापड़े साहब को ये 3 संकल्प में लेकर के ये काम करूं, और तब से फिर वहां उन्होंने काम शुरू किया। तो उनको ये समझ में आया कि केवल SC/ST के लोगों को ही इकट्ठा करने से देश में परिवर्तन करने का जो काम है वो होने वाला नहीं। SC/ST के साथ साथ हमें SC/ST OBC को भी जोड़ना होगा, माइनॉरिटी को भी जोड़ना होगा। तो इसीलिए 6 दिसंबर 73 को काशीराम जी ने जो SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन था, उसको उन्होंने
बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। और बैकवर्ड जो है वो 3 शब्दों से उन्होंने बनाया है। बैकवर्ड मीन्स SC ST। तो इस तरह से एक नया संगठन 6 दिसंबर जो बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है, उस दिन को उन्होंने इसको शुरू किया, जिसको उन्होंने नाम दिया कंसेप्शन ऑफ बामसेफ। और 6 दिसंबर 78 को काशीराम जी ने बोट क्लब, जो दिल्ली में बोट क्लब है मैदान, वहां उस समय कार्यक्रम करने के लिए अलाउ किया जाता था, अब अलाउ नहीं किया जाता है, तो वहां पर उन्होंने कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करके बर्थ ऑफ बामसेफ का अधिवेशन, पहला जो बामसेफ का अधिवेशन हुआ वो पहले नंबर का अधिवेशन नहीं था, उसका नाम था बर्थ ऑफ बामसेफ कन्वेंशन। उसके बाद 1 नंबर था, तो उस पहला जो नेशनल कन्वेंशन था बामसेफ का, उसका नाम था बर्थ ऑफ बामसेफ कन्वेंशन, बोट क्लब दिल्ली। तो साथियों, हमने इस काम को जब शुरू किया तो हमारे पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। पूना से खापर्डे साहब आते थे, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीनियर मोस्ट दीना माना जी थे, दूसरे नंबर के नेता इस आंदोलन के डीके खापर्डे थे, और तीसरे नंबर पर काशीराम। तो काशीराम जी पहले नंबर पर कैसे आ गए? क्योंकि ये दोनों रिवोक हो गए और काशीराम जी को सस्पेंड किया गया। जब ये आंदोलन में ज्यादा सक्रिय हो गए तो हाई कोर्ट ने काशीराम जी के फेवर में निर्णय दिया। तब तक वो आंदोलन में बहुत आगे गए थे और इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं नौकरी करने वाला नहीं। तो इस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। तो खापर्डे साहब को पूना से हम लोग औरंगाबाद, मैं औरंगाबाद में रहता था, औरंगाबाद में मेरा जॉब था, तो वहां हम लोग बुलाते थे। तो वो 6 बजे से 9 बजे का शाम का कार्यक्रम होता था। दूसरे दिन मंडे को लोग जो है वो पूना में जाकर के ड्यूटी पर ज्वाइन करते थे। तो रात में 10 बजे के बाद हम उनको बस स्टैंड छोड़ने के लिए जाते थे। तो बस स्टैंड पर खड़े खड़े हम उनको सवाल पूछते थे, तो सवाल का जवाब देते थे। तो गाड़ी लगी रहती थी, वो गाड़ी चली जाती, जवाब देना चाहते थे। फिर दूसरी गाड़ी लगती थी, वो जवाब देना शुरू रहता था। हम एक सवाल हुआ तो दूसरा पूछते थे, दूसरा हुआ तो तीसरा पूछते थे। तो कभी कभी रात के 2 बज जाते थे, कभी कभी रात के 4 बज जाते थे। वो गाड़ी में बैठते नहीं थे, हमारे सवालों का जवाब नहीं देते थे। तो उसकी वजह से हमें ये आंदोलन को जानने और समझने का जो कार्यक्रम लेकर हम प्रयास करते थे, उससे ज्यादा सवाल जवाब से हमें बहुत ज्यादा जानकारी थी। जो बस स्टैंड पे खड़े खड़े होकर के जानकारी हम लेते थे, वो जानकारी हमको वहां मिली। और उसकी वजह से पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि हमारे इस देश में अगर कोई बड़ा बदलाव करना है तो बड़ा बदलाव करने के लिए संगठित शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बड़ा परिवर्तन हम इस देश में लाना चाहते हैं तो वो परिवर्तन लाने के लिए संगठित शक्ति होना बहुत जरूरी है। संगठित शक्ति के बगैर हम कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। जब ये बात मुझे रियलाइज हुई तो मैंने भी संकल्प किया कि मैं इस काम को संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए अपना जीवन लगाऊंगा। तो तब से लेकर अब तक जो है हम लोग अभी 46 साल और 9 महीने का समय हो गया है। तो इतना लंबा समय लगाकर 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 के ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैला। इतना लंबा समय लगाने के बाद इतना बड़ा संगठन और इतनी बड़ी संगठित शक्ति निर्माण करने में कामयाब हो गए। इतना लंबा समय लगाने के बाद हुए कामयाब, उसकी वजह से 45,000 लोग जेल में गए। नागपुर में 2 लाख लोग सड़कों पर थे और 1 लाख के लगभग लोग जो है वो 200 किलोमीटर तक जो हमारी गाड़ियां सड़कों पर रोक दी। 1 लाख लोग वहां पर। इतना बड़ा आंदोलन जो है हम लोगों ने
लगातार जो आंदोलन किए, तो इतना बड़ा आंदोलन इतिहास में हमारे कभी नहीं हुआ। वामसिफ के इतिहास में, भारत मुक्ति मोर्चा के इतिहास में, बहुजन क्रांति मोर्चा के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन इसके पहले कभी नहीं। होम मिनिस्टर, राज्य का होम मिनिस्टर फडणवीस वो नागपुर में ही हमारे आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए खुद होम मिनिस्टर नागपुर में था। वो चड्डी वाला आदमी था आरएसएस का, और आरएसएस ने उसको नागपुर में ही रखा। तो जब इतने लोग थे तो जेल भरने के लिए गाड़ियां लाते थे, जितनी गाड़ियां लाकर भरते थे उससे ज्यादा लोग दोबारा आ जाते। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विलास खरात के सामने जाके खड़ा। अब हम समझ गए, वो कमिश्नर होता, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर। अब हम समझ गए हैं आप लोगों ने 2-3 लाख लोग नागपुर में लाकर बसाए हैं और हमें पुलिस वालों को पता ही नहीं चल रही है। और समझ गए शिवाजी महाराज का सलीमी का आप लोगों ने लागू किया और हमें पता ही नहीं चलने दिया। समझ गए आप विजय हो गए, हम फेल हो गए। 8000 पुलिस हमने यहाँ लगाई और 8000 पुलिस जो है वो कुछ काम नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। कोई आपका आदमी जो है, आपके लोग जो है वो हम लेफ्ट राइट कर रहे हैं, बंदूकें उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, वो डरता नहीं है, अजीब तो हिंसा करते नहीं। खाली और एक अजीब बात है, इतने लाखों की भीड़ में एक 4 व्हीलर गाड़ी आकर के फंस गई। आमतौर पे दूसरे लोग होते तो गाड़ी के ऊपर चढ़ के नाचते, ऐसा होता है, देखा गया है। तो हमारे लोगों ने वो गाड़ी को उंगली तक नहीं लगाई। आंदोलन समाप्त होने के बाद गाड़ी का मालिक आकर गाड़ी लेके गया। हमारे पास वीडियो है। पत्रकार लोग थे, वो हमारे लोगों को बोल रहे थे वो गाड़ी आग लगाओ, आग लगाओ। हमारे लोग भी इतने होशियार थे कि वो गाड़ी को आग लगाने के बजाय वो आग लगाओ ऐसा कहने वाले पत्रकार का